हेलो एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेटा इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और TCA साइकिल भी बोलते हैं। क्लियर है? क्रैब साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हंस क्रैब नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब मैं आपको थोड़ा लास्ट का रिकैप दे देती हूँ। लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, जिसमें हमने अलग अलग रिएक्शंस पढ़ी थी ग्लाइकोलिसिस की, और ये देखा था कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, जिसमें दो ATP जनरेट हुए, दो NADH जनरेट हुए। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखेंगे कि उस पायरुवेट का आगे क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं प्लांट के अंदर जाके। प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ब्लिंक हो रहा है, इसको क्लिक करके देखते हैं। ये देखो, ग्लाइकोलिसिस हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि क्रैब साइकिल क्या होती है। लेकिन आपको यहाँ पे सेंटर में एक और बोर्ड दिख रहा है जिसको हम बोलेंगे लिंक रिएक्शन। यहाँ पे बेटा डायरेक्ट पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता है। ये बहुत सिंपल सी मैंने आपको बात बताई कि डायरेक्ट अंदर जा ही नहीं सकता है क्रैब में। तो क्या होता है, एक लिंक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। चलो देखते हैं कि लिंक रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे पायरुवेट आया, कोएंजाइम A आया, NAD+ आया, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, उसने क्या जनरेट करा? एसिटाइल कोएंजाइम A, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH मॉलिक्यूल। क्लियर है? ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुई है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन गया तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में एक 2 कार्बन कंपाउंड होता है। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, इसलिए NADH बन गया। डन? ओके, नेक्स्ट उस पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये लिंक रिएक्शन हो गई, इससे पायरुवेट अंदर आ गया है। अब हम देखेंगे आगे क्या होगा। देखो, अब हम फिर से उसी साइकिल पे आ गए, उसी चार्ट पे आ गए जिसमें हमने लिंक रिएक्शन तो कर दिया है। वहां पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल NADH के जनरेट हो गए हैं। ये 2 मॉलिक्यूल NADH के जनरेट हुए थे पिछली रिएक्शन में। अब हम देखेंगे इस लिंक रिएक्शन के बाद हमारा जो मेन फोकस है वो है क्रैब साइकिल और TCA साइकिल पे। TCA साइकिल में हम देखेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग रिएक्शंस होंगी, क्या हमारे पास जनरेट होगा और क्या हमारे पास यूज होगा। क्लियर है? चलो देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये पूरा क्रैब साइकिल का मैकेनिज्म आ गया, पूरी क्रैब साइकिल आ गई है। क्लियर है? अब हम देखेंगे, सबसे पहले इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सिट्रेट को हम बोलेंगे कैन, आइसोसिट्रेट I, अल्फा कीटो ग्लूटारेट आस्क, सक्सिनाइल फॉर सम, सक्सिनेट सुपर, फ्यूमरेट फैंटास्टिक, मैलेट मीम्स एंड ऑक्सैलो एसिटेट ऑन क्रैब साइकिल। तो हमें याद करने का बहुत अच्छा तरीका मिल जाएगा। कैन सिट्रेट, कैन आई आस्क सम सुपर फैंटास्टिक मीम्स ऑन क्रैब साइकिल। इससे आपको पूरा याद हो जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या आ रहा है। क्लियर है? अब हम इसको डिटेल में एक एक रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है? ये आपको दिख रहे हैं कितने स्टेप्स है? 8 स्टेप रिएक्शन है। इसको हम सारे स्टेप्स को डिटेल में कवर करेंगे। चलो देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम A आया। सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में उसने सिट्रेट बना दिया और कोएंजाइम A बना दिया। ये क्लियर हुआ? कौन सा एंजाइम यूज हुआ है यहाँ पे? सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज का मतलब कुछ सिंथेसाइज कर रहा है, सिट्रेट को सिंथेसाइज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सिट्रेट बन गया और कोएंजाइम A अलग हो गया।
क्लियर है। एसिटाइल कोए हमारे पास कहाँ से आया, लिंक रिएक्शन से। लिंक रिएक्शन में ऑक्सैलो एसिटेट आया और सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में सिट्रेट और कोएंजाइम में अलग हो गया। क्लियर है, ये हमारा स्टेप 1 क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में सिट्रेट आया एकोनिटेज की प्रेजेंस में और आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। इसमें एकोनिटेज था, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है, कोई कार्बन का लॉस नहीं हुआ, कोई एटीपी जनरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सिंपल एक स्टेप था। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब आइसोसिट्रेट और NAD+ आया, डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में फिर से एक कार्बन लॉस कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया। क्या बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट और NADH सिंथेसाइज हो गया। क्लियर हुआ, ये हमारा हो गया स्टेप 3 और एंजाइम यूज हुआ है हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट आया, कोएंजाइम में दोबारा से आया, NAD+ भी आ गया दोबारा से और डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस पे अगेन रिडक्शन हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकल गया और सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया। क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम A और NADH बना और CO2 निकल गया। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास ये जनरेशन हुआ किसकी प्रेजेंस में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेप 4 हमारा डन हुआ, स्टेप 5 देखते हैं। अब यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम में आया, GTP GDP कन्वर्ट हो रहा है, आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहा है। ADP आके उसने क्या करा, एनर्जी जनरेशन करी, क्या बन गया, ATP जनरेट हुआ है और क्या बना है, साथ में एक सक्सिनेट बना है और कोएंजाइम में अलग हो गया है। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम A आया, ADP आया, GTP और GDP का कन्वर्जन हुआ, सिंथेटेज के प्रेजेंस में सक्सिनेट बनाया और कोएंजाइम में अलग करके ATP जनरेट कर दिया। ये इस स्टेप में हमारे पास ATP जनरेशन हुआ है। क्लियर है, ये चीज ATP जनरेशन हुआ है हमारे पास स्टेप 5 में। ये चीज याद रखना, आगे जब मैं बैलेंस शीट बनवाऊंगी तब ये काम आएगा कि स्टेप 5 में ATP जनरेशन हुआ था। अब आगे देखते हैं, सक्सिनेट और FAD आया और FADH2 बना दिया कि और साथ में क्या बना, फ्यूमरेट बना सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी देखने को मिलेगी। ये सेम रिएक्शन वहाँ पे होती है, इसको मैं वहाँ पे भी कवर करूँगी, बस इस रिएक्शन को याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास FADH2 बना है। क्लियर है, FADH2 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि हम पर पाइरुवेट चल रहे हैं अभी तक, पर पाइरुवेट जो जनरेशन हुआ हम वो देख रहे हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब फ्यूमरेट का क्या होगा, फ्यूमरेट आया, फ्यूमरेज की प्रेजेंस में क्या बना देगा, मैलेट बना देगा, वाटर साथ में ऐड होगा। ये कोई ज्यादा बड़ी रिएक्शन है नहीं। स्टेप 7 में एंजाइम यूज हुआ हमारे पास फ्यूमरेज। फ्यूमरेज क्या कर रहा है, मैलेट बना रहा है। क्लियर है, अब हम देखते हैं आगे। स्टेप 8 में मैलेट आया और NAD+ आया, डिहाइड्रोजिनेज है ना, तो वो क्या बना देगा, NADH बना देगा और साथ में ऑक्सैलो एसीटेट बना दिया। क्या बना दिया, एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाया, ऑक्सैलो एसीटेट और NADH साथ में रिलीज हो गया। ये हमारा स्टेप 8 हुआ। ये हमारी क्रैब्स साइकिल कंप्लीट हो गई और लास्ट में हमें क्या मिला, ऑक्सैलो एसीटेट और NADH। अब हम इसकी देखेंगे बैलेंस शीट। तो चलो हम बैलेंस शीट देखते हैं, स्क्रैप साइकिल की बैलेंस शीट देखते हैं कि कितने ATP जनरेशन हुए हैं, कितने NADH2 बने और कितने FADH2 बने और उनसे हमें टोटल ATP क्या मिला है सिर्फ क्रैब साइकिल में। उसके बाद हम लिंक रिएक्शन में भी देखेंगे। टोटल 8 स्टेप है हमारे पास, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में हमारे पास कोई ATP जनरेशन नहीं हुआ है, स्टेप 2 में भी कोई ATP जनरेशन नहीं हुआ है। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 में एक मॉलिक्यूल NADH का बना है, लेकिन आपको मैं बता दूं ग्लाइकोलिसिस में 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनते थे, पर पाइरुवेट एक साइकिल हुई है तो 2 पाइरुवेट के हिसाब से हमारे पास डबल हो गए सारे मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास 2 NADH2 के मॉलिक्यूल बने। क्लियर है, इसके बाद स्टेप 4 में भी 2 मॉलिक्यूल बने। ठीक है,
इसके बाद स्टेप 5 में देखो, स्टेप 5 में हमारे पास 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बने हैं डायरेक्ट, 2 एटीपी मॉलिक्यूल बने। स्टेप 6 में हमारे पास 2 FADH2 के मॉलिक्यूल बने हैं, तो 2 FADH2 डन। इतना समझ आया? 3 4 5 6 7 में हमारे पास कोई एटीपी नहीं बना है। 8 में हमारे पास फिर से 2 मॉलिक्यूल बने हैं NADH2 के। क्लियर है? ये हमारी पूरी बैलेंस शीट है जिसके अंदर 2 NADH मॉलिक्यूल है। अगर मैं बताऊं तो एक NADH मॉलिक्यूल से हमें क्या मिलेंगे? 3 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये तो सबको पता है। और एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमें 2 ही ATP मिलते हैं। यहां पे हमारे पास टोटल NADH कितने बने हैं? 2 + 2 4 + 2 6 मॉलिक्यूल बने। कौन कौन से? उसमें स्टेप 3 में, स्टेप 4 में एंड स्टेप 8 में। टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बने हैं NADH2 के? 6 मॉलिक्यूल्स। अगर एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं तो 6 NADH2 से कितने ATP बनेंगे? 18 ATP बनेंगे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब हम FADH2 देखते हैं। हमारे पास एक ही 2 FADH2 बने हैं, सॉरी। तो एक FADH2 से 2 ATP मिल रहे थे, तो 2 FADH2 से कितने मिलेंगे? 4 ATP। ठीक है, और डायरेक्ट ATP जनरेशन 2 का हुआ है, तो +2 ATP मोर। यहाँ पे 18 + 4 + 2 कितने हो गए? 24 ATP जनरेशन हुए हैं इन टोटल। किससे? क्रैब साइकिल से। तो क्रैब साइकिल की हमने शीट देखी, बैलेंस शीट, जिसमें हमारे पास 24 ATP जनरेशन हुआ है। लेकिन इससे पहले हमारे पास लिंक रिएक्शन भी तो हुई थी, वहां चलते हैं, वहां देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास एक लिंक रिएक्शन भी हुई थी जिससे भी हमारे पास 2 NADH2 बने थे। क्लियर है? 2 NADH2 का मतलब है 6 ATP। टोटल हमारे पास 6 यहां पे बने और 24 ATP इन टोटल हमें क्रैब साइकिल से मिले हैं। कितने ATP हो गए टोटल? 24 + 6, हमारे पास टोटल 30 ATP जनरेट हुए हैं दोनों से, क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन से। टोटल 30 ATP। क्लियर है? ये थी हमारी क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।